हेलो बेटा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मेरा नाम राकेश कुशवाहा है और मैं क्लास 10th के बच्चों को साइंस और मैथ पढ़ाता हूँ। तो बेटा हम लोग कंटिन्यू कर लिए थे अपने केमिस्ट्री में पहला चैप्टर, जिसका नाम है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सही बात है बेटा। उसमें हम लोगों ने कल की क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ा हुआ था, आइए फटाफट से हम लोग थोड़ा सा रिकैप करते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। आइए कंटिन्यू करते हैं फिर। हम लोगों ने रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा। अब कभी भी आप लोगों को मैटर में प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा। अब आप मैटर को समझ सकते हैं ना। मैटर वो चीज होती है जिसके पास स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो, और साथ ही साथ उसके पास मास होता है। जिसके पास ये सारी चीजें नहीं होती हैं, इसका मतलब वो मैटर नहीं होता है। सही बात है, वेरी गुड। साथ ही साथ हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में क्या क्या चीजें होती हैं हमारे पास। क्लासिफिकेशन दो तरीके से होते हैं। एक होता है फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर, एक होता है फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर क्लासिफाई करते हैं, एंड दूसरा केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पर करते हैं। तो अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये कितने तरह के होते हैं? ये होते हैं तीन मेनली। एक होता है सॉलिड, एक होता है आपके पास लिक्विड, एक होता है आपके पास गैस, एक होता है आपके पास प्लाज्मा, एंड द लास्ट वन इज बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सही बात है। यानी ये हमारे पास पांच हुआ करते हैं, करेक्ट। दूसरा हुआ करता है हमारा किस बिहाफ पर? केमिकल कंपोजिशन के हिसाब पर होता है। सो केमिकल कंपोजिशन के रिस्पेक्ट से कितने होते हैं बेटा हमारे पास? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं प्योर, एक होते हैं हमारे पास इम्प्योर। एक होता है प्योर, एक होता है हमारे पास इम्प्योर होता है। प्योर की अगर हम लोग बात करें तो ये कितने तरह के होते हैं बेटा? दो। एक होता है एलिमेंट, एक होता है एलिमेंट, और एक होता है हमारे पास कंपाउंड होता है। सही बात है बेटा। एलिमेंट की बात करें तो फिर ये तीन हो जाते हैं। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, एक होता है आपके पास मेटलॉइड्स। सही बात है बेटा, बिल्कुल सही है, मेटालॉइड्स। कंपाउंड की बात करें तो एक होता है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है, वेरी गुड। इम्प्योर की अगर हम लोग बात करें तो इम्प्योर में कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास होमोजीनस, और एक होता है हमारे पास हेट्रोजीनस। अगर होमोजीनस की हम लोग बात करें, अगर होमोजीनस की बात हम लोग करें तो इसी का दूसरा नाम होता है ट्रू सॉल्यूशन होता है बेटा। सही बात है, करेक्ट। और यदि हम लोग हेट्रोजीनस की बात करें तो इसमें दो होते हैं। एक होता है हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक होता है हमारे पास और एक होता है हमारे पास सस्पेंशन। एक होता है हमारे पास सस्पेंशन। सही बात है बेटा, वेरी गुड। चलिए, और हम लोग क्या कर रहे थे? अब कंटिन्यू कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था सॉलिड लिक्विड गैस को अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। मैंने बोला था कि हम ये चीज़ क्या करेंगे, अपने लास्ट क्लास में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि बेसिकली सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया या फिर गैस हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पर हमारा मेनली फोकस रहने वाला है हमारा। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्योर फॉर्म की, तो प्योर फॉर्म में हम लोगों ने एलिमेंट को पढ़ना चालू कर लिया था। एलिमेंट को हम लोगों ने समझा हुआ था क्या होता है एलिमेंट। आइए समझते हैं। सो एलिमेंट क्या होता है हमारे पास? एलिमेंट जो होता है, इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। जिसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहा करते हैं? एलिमेंट कहते हैं। सही बात है। और कितने एलिमेंट होते हैं हमारे पास? टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें कुछ मेटल, कुछ नॉन मेटल, कुछ मेटलॉइड्स रहा करते हैं। मेटल 92 रहते हैं, नॉन मेटल 19 रहते हैं, एंड मेटलॉइड्स 7 रहा करते हैं। तो ये आपको जो फैक्ट्स है ना, आप इसे नंबर याद रख लीजिए। वैसे इसके डिटेल्ड में हम लोग इसे कहाँ पढ़ने वाले हैं, स्टडी करेंगे हम मोर इसकी। कहाँ? चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल में आएगा, वहां पर हम इसे दोबारा से फिर से डिटेल से समझेंगे। इज दैट क्लियर ना बेटा? वेरी गुड। क्या क्या होते हैं हमारे पास एलिमेंट्स के एग्जांपल? हाइड्रोजन, कॉपर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। टोटल 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। उसमें आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, वही आपका एलिमेंट होता है। कोई भी आप एटम ले लीजिए, वो सब आपके एलिमेंट में ही होते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? वेरी गुड। मैंने आपसे बोला हुआ था कि आप इस टेबल को क्या करिएगा, कंप्लीट करिएगा। देन इसके बाद हम लोग इसी के आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज हम लोग इसी को आगे बनाते हैं। कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट होते हैं और उनका क्या क्या होता है, एटलीस्ट कम से कम कुछ तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से? जिनका एटॉमिक नंबर 1 है। इसका पहला क्या होता है? नेम ऑफ एलिमेंट कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। कौन होता है बेटा? नेम ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा आप इसमें, एक चीज आप ध्यान रखिएगा इसमें, 1 से लेकर के 20 तक आपको याद करने हैं। आप याद कर लीजिए, क्योंकि हम बार बार एग्जाम्पल इन्हीं का दे रहे होंगे, तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये क्या चीज बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि कहाँ है तो मैं आपको लिखे दे रहा हूँ, आप इनसे याद कर लीजिए, ठीक। पहले क्या है आपका? हाइड्रोजन है। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके एलिमेंट के पूरे नाम लिख ले रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, देन हीलियम, हीलियम, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम,
बोरॉन। ध्यान देना बेटा, सीक्वेंस से ही लिखना ही है, सीक्वेंस से ही। 6 कार्बन, कार्बन, 7 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, फ्लोरीन, एंड 10 नियॉन, एंड 10 नियॉन होता है बेटा, ठीक है। इसके बाद इसका सिंबल लिखेंगे। हाइड्रोजन का सिंबल बेटा H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का Be होता है। अब कभी भी हम लोग ये सिंबल यूज कर रहे होंगे तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ कौन सा एलिमेंट वो है, ठीक, वेरी गुड। बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F एंड नियॉन का N, ये आ जाता है आपका, ठीक है ना बेटा, वेरी गुड। एटॉमिक मास अभी रिक्वायरमेंट खैर नहीं है, बट हम लिख सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है। हीलियम का, हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम का कितना हो जाता है 4, लिथियम का हो जाता है बेटा 7, बेरिलियम का हो जाता है 9, बोरॉन का हो जाता है 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19 एंड नियॉन का 20 आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये 20 तक तो याद करने ही करने हैं, साथ ही साथ आपको कवर करना है 11 से लेकर के 20 तक करना है, ठीक है ना। तो 11 नंबर से लिखेंगे, हाँ 11 नंबर से लिखेंगे बेटा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, ठीक है बेटा, वेरी गुड। इनके आपको क्या करना है, कुछ के नाम याद रखने, कौन कौन है। 11 में जैसे आता है आपका सोडियम, सोडियम, ठीक। इसके बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। फिर आता है बेटा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। फिर सिलिकॉन, जिसे हम लोग सिलिकॉन बोलते हैं। 15 फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। फिर बेटा सल्फर, सल्फर। फिर बेटा आपका आता है क्लोरीन, क्या आता है बेटा, क्लोरीन। फिर 18 आ जाता है आपके पास आर्गन। फिर 19 आ जाता है पोटेशियम, पोटेशियम। एंड द लास्ट कैल्शियम 20 नंबर पे, ठीक। थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, बट आप ट्राई करना, आपको कंपलसरी है बच्चा ने याद करना, ठीक है। सोडियम को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, मैग्नीशियम को Mg से, एल्युमिनियम को Al से, सिलिकॉन को Si से, फॉस्फोरस को P से, सल्फर को S से, क्लोरीन को Cl से, आर्गन को Ar से, पोटेशियम को K से और कैल्शियम को Ca से। अभी आप एक चीज इसमें से देख पा रहे होंगे कि क्या, कि कुछ में इनके जो पहला लेटर होता है वही लेते हैं, पहला लेटर दूसरा लेटर, पहला लेटर दूसरा लेटर ले रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तुम्हारे पास एलिमेंट हैं जिनमें आपका कैसा हो रहा है बेटा, जिनमें आपका पहला लेटर नहीं ले रहे हैं, जो उसका नेम है उससे नहीं ले रहे हैं। एक्चुअल में जो इनके नाम रखे गए थे बेटा वो आए थे आपके लैटिन वर्ड से, जिसका नाम था हमारा, सोडियम को बोला करते हैं नेट्रियम। क्या बोलते हैं बेटा, नेट्रियम बोलते हैं। मैग्नीशियम का तो ठीक है Mg से ले लिया उन्होंने, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl लिए हैं, आर्गन का Ar, पोटेशियम को आता है कैरियम, और यहाँ पर आ जाता है कैल्शियम का Ca। तो एक होता है यहाँ पर आपका 11 नंबर पर है उसका, और यहाँ पर 19 नंबर पर है उसका। इन दोनों का जो नेम होता है उनके अकॉर्डिंग नहीं रखा गया है। चलिए बेटा कंटिन्यू कर रहे थे, क्या बता रहा था मैं कि जो इसमें से हमारा इन सब के सिंबल हो गए हैं, और साथ ही साथ अब हम लोग को क्या करना है, इनके एटॉमिक मास याद रखने हैं, ठीक है। इनमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका याद रखिएगा आप। सोडियम को हम लोग बोला करते हैं बेटा नेट्रियम, नेट्रियम उसका लैटिन वर्ड होता है, इसीलिए इसको हम लोगों ने यूज किया हुआ है, ठीक है ना बेटा, वेरी गुड। साथ ही साथ यहाँ पर आपका एक आ जाता है कैलियम, क्या रहता है बेटा, कैलियम, इस वजह से। खैर ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस आपको इतना केवल याद रखना है, बस आपको केवल इतना याद में रखना है कि कौन से सिंबल को किसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका क्या एटॉमिक नंबर होता है। इज दैट क्लियर बेटा, वेरी गुड। फिर मूव करते हैं हम लोग एटॉमिक मास की तरफ है, ठीक है। अभी परेशान मत होइएगा, अगर आपको ये नहीं याद है एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, परेशान मत होइए, मैं सब समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा समय को बढ़ने दो, बट ये आपको याद करना है क्योंकि मैं एग्जाम्पल दूंगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे, ठीक। चलो, सोडियम का कितना होता है बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर की अगर हम लोग बात करें तो सोडियम का होता है बेटा 23 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटा, वेरी गुड। सॉरी सॉरी, एटॉमिक मास नॉट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 23 होता है। इसका कितना होता है, इट्स मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का हो जाता है बच्चा आप लोगों का 24 होता है, एल्युमिनियम का 27 हो जाता है,
सिलिकॉन का होता है 28 होता है बेटा, फॉस्फोरस का 31 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 हो जाता है, आर्गन का बेटा कितना होता है 40 होता है, पोटेशियम का बेटा 39 होता है, एंड कैल्शियम का बेटा 40 हो जाता है। ठीक है, 20 तक तो कंपलसरी ही आपको याद होना चाहिए बेटा, 20 तक तो कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद एक और है, अगर आप लोग सपोर्ट करें मेरा तो एक और हम लोग याद रखते हैं, कौन सा वाला, एक हम लोगों को और कंप्लीट करना है, कौन सा, 21 से लेकर के 30 तक, देन आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं बेटा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, देन 26, 27, 28, 29 एंड 30। आप क्या कर लीजिए, इनके बस ज़्यादा से ज़्यादा अभी इनके ही आपको याद करना है, इससे ज़्यादा फिर आपको और याद नहीं करने पड़ेंगे, ठीक। चलो 21 किसका होता है बेटा, स्कैंडियम का होता है, किसका होता है बेटा, स्कैंडियम का होता है, ठीक है। 22 होता है बेटा आपका टाइटेनियम होता है, टाइटेनियम होता है बेटा, ठीक। फिर होता है वेनेडियम, फिर होता है वेनेडियम, फिर आपका आता है बेटा क्रोमियम, क्रोमियम, फिर होता है बेटा मैग्नीज, मैग्नीज, फिर होता है बेटा आपके पास आयरन, 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 कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकल, निकल, फिर आता है आपके पास कॉपर, एंड देन लास्ट में जिंक, कॉपर एंड लास्ट में जिंक आ जाता है। आपको केवल इतने ही आपको याद करने हैं, अब इसके बाद आप याद नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है ना। फिर आते हैं सिंबल, स्कैंडियम का होता है बेटा SC से, टाइटेनियम का TI से, वेनेडियम का V से, क्रोमियम का बच्चा CR से होता है, मैग्नीज का MN से होता है, आयरन का बेटा Fe से होता है, कोबाल्ट का CO से होता है, निकल का Ni से होता है बेटा, कॉपर का Cu से होता है, एंड जिंक का Zn से होता है, ठीक है ना बेटा, वेरी गुड। एंड लास्ट में आ जाता है इसका एटॉमिक, एटॉमिक मास याद रख लेते हैं, ठीक है ना, यही आपका हो, ठीक है। स्कैंडियम का कितना होता है बेटा, थोड़ा सा हमको रिकॉल करना पड़ेगा, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं, बट हम लोग ट्राई करेंगे तो हो जाएगा क्लियर। स्कैंडियम का होता है बेटा आपका 45 होता है, ठीक है ना। टाइटेनियम का आई थिंक 48 होता है, वेनेडियम का होता है, वेनेडियम का होता है 51 करेक्ट, क्रोमियम का कितना होता है 52 करेक्ट, एंड मैग्नीज का जो होता है वो होता है 55, 55। आयरन का याद रखिएगा बेटा, आयरन का याद रखिएगा, आयरन का होता है 56, कोबाल्ट का, कोबाल्ट का होता है 59, निकिल का, निकिल, 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 ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इनके एटॉमिक मास में, बहुत सिंपल सा ही डिफरेंस होता है, बट आप याद रखते हैं 58.5, ठीक है। देन कौन है, कॉपर है, कॉपर का होता है 63.5, और जिंक का हो जाता है बेटा 65 होता है, ठीक है। आपको इसमें से दो लोगों को याद रखना है, एक इधर कॉपर का याद रखना है, जिंक का याद रखना है, आयरन का याद रखना है। अब आपको इतने लोगों को क्या करना है, सिंबल भी याद रखना है, इतने लोगों का आपको एटॉमिक नंबर भी याद रखना है, इतने का ही आपको एटॉमिक मास याद रखना है। अगर इतना कवर कर लेते हैं बेटा तो आपको देखना आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ईजी होगा, क्योंकि मैं सारे एग्जाम्पल यहीं से रखूंगा, ठीक है ना। वेरी गुड, चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। अब आता है बेटा हमारे पास कंपाउंड, कंपाउंड क्या चीज होता है, हमने एलिमेंट कवर कर लिया, हमने एलिमेंट कवर कर लिया है, ठीक। अब हम लोग कवर करने वाले हैं कंपाउंड का। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा एटम्स या फिर कहें एलिमेंट्स स्पेशली, इट इज a substance which is formed by a substance, a substance which is formed by the combination of, by the combination of, by the combination of two or two or more elements, two or more elements in a fixed, in a fixed ratio by mass, ठीक है। घबराए नहीं, सोचिए देखो, असल में क्या है ना, ये तो किताबी डेफिनेशन है, बट मैं अभी आपको फील कराता हूँ, ठीक है। चलो एग्जांपल से फील करते हैं, हो पाएगा, चलो
एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं बेटा, मैंने एग्जाम्पल ले लिया जैसे H2O का ले लिया, H2O का ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने जैसे और अच्छे से एग्जाम्पल लेता हूँ, समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन और लिया मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है ना बेटा। मैंने लिया हाइड्रोजन, मैंने लिया ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर के क्या बनाएगा बेटा, H2O बनाता है। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर के क्या बनाएंगे बेटा, H2O2 बनेगा, ठीक है ना बेटा। तो ये एक अलग कंपाउंड है और ये एक अलग कंपाउंड है, यानी 2 अलग अलग कंपाउंड है। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन के एटम्स, 2 ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन हुए हैं, ठीक है ना, इस वाले H2O2 में। तो ये एक अलग कंपाउंड बन गया। यदि H2O है जिसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो इस वजह से वो कंपाउंड अलग बनता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जो भी सब्सटेंस जिसको केमिकल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर सके, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम लोग केमिकल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें हम लोग कंपाउंड कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं, अ सब्सटेंस दैट कैन बी represented in that can be represented that can be represented that can be represented in chemical formula, जिसको केमिकल फॉर्मूला में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड कहते हैं। अब यहाँ पे आते हैं एग्जांपल समझते हैं, क्या क्या हो सकते हैं एग्जांपल में। आप सोचिए कोई भी अपने केमिकल्स में, केमिस्ट्री में 9th में भी हम लोगों ने सीखा, 10th में सीखा है, आपको बहुत सारे केमिकल्स के नेम पता होंगे, जिनके केमिकल फॉर्मूला आपको पता होंगे। कोई भी आपको सोचिए, थोड़ा सा याद हो सकता है क्या। एक तो हो गया वाटर, एक हो गया आपका NaCl, सही बात है, याद है, कॉमन साल्ट बोलते हैं हम लोग इसे। और सोचिए थोड़ा सा, और सोचिए थोड़ा सा, और सोचिए थोड़ा सा। आपका इसमें आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, नाम सुना हो आपने। मैग्नीशियम की ऑक्साइड MgO, नाम सुना हो अगर आपने। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, चलो स्कूल में तो बताया ही गया होगा। आपने अल्कोहल का नाम सुना होगा, अल्कोहल C2H5OH, अल्कोहल। इसका मतलब क्या है, जिसके केमिकल फॉर्मूला आप बना सकते हो दैट इज अ कंपाउंड, जिसके केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो दैट इज अ कंपाउंड। इज दैट क्लियर बेटा, वेरी गुड। तो दैट इज अ सिंपल कंपाउंड। कंपाउंड भी आपका समझ में आ गया है, ठीक है ना। कंपाउंड में भी 2 चीज के होते हैं, क्या क्या होता है, एक होता है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सही है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग फटाफट से टाइप को कवर कर लेते हैं। टाइप्स, टाइप्स, एक होता है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें जिनमें अ कंपाउंड इन विच कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन आर प्रेजेंट। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे CH3OH, ऑक्सीजन आ गया भैया। तो बेटा एटलीस्ट आपका कार्बन और हाइड्रोजन तो कंपलसरी है ही है, कंपलसरी तो है ही है। इसी का दूसरा नाम भी होता है हाइड्रोकार्बन। चलो हम ये भी लिख लेते हैं इसमें, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोकार्बन, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोकार्बन। उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई होप अब आप एग्जांपल दे पाएंगे। आपने नाम सुना होगा CH4, मेथेन का नेचुरल गैस होती है बेटा। C2H5OH हो गया आपका। एल्कीन नाम सुना हो बेटा, C2H4 हो जाता है, ठीक है। आपने और किसका नाम सुना है, बेंजीन का नाम सुना है, बेंजीन का नाम सुना है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बेंजीन बोलते हैं हम लोग इसे, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाते हैं, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, एक नोट पॉइंट जरूर मैं इसमें लिखवाना चाहूंगा, एक नोट पॉइंट जरूर लिखवाना चाहूंगा। नोट पॉइंट ये है बेटा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है बेटा, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है।
ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए ना ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या कहती है, अ कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन आर प्रेजेंट, उसे हम लोग बोला करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर देखो तो कार्बन तो प्रेजेंट है बट हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट, इसलिए नहीं हो सकता। दूसरा वाला भी ऐसे ही है, उसमें भी हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट, तो वो भी आपका हाइड्रोकार्बन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है ना बेटा, वेरी गुड। अब सेकंड आ जाता है आपके पास, सेकंड क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ करके बाकी जितनी भी चीजें आपको मिलती हैं सब के सब किस में आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाते हैं। ऑल ऑल अदर कंपाउंड्स, ऑल अदर कंपाउंड्स, ऑल, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ऑल कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑल कंपाउंड्स, जितने भी आपके कंपाउंड्स होते हैं अदर देन, अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा जो होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल बता पाएंगे, इसमें एग्जाम्पल आप सेट कर पाएंगे, क्या क्या हो सकते हैं? सोचिए, ध्यान दीजिएगा, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, बस बाकी कुछ भी रखो। NaCl, H2SO4, एसिड बेस, कुछ तो याद है थोड़ा थोड़ा, HCl, NaCl, ठीक है। आप ले लीजिए इसमें H2SO4, आप ले लीजिए इसमें NaOH, सही है, मैग्नीशियम की ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एटसेट्रा। बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि कैसे हैं, हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो कुछ ही होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बाकी सारे चीजें होती हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स तो दो ही होते हैं ना, या तो वो ऑर्गेनिक होंगे या तो वो इनऑर्गेनिक होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हैं तो इसका मतलब है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होंगे, लेकिन यदि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो उसमें कार्बन बस प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन साथ में नहीं होगा, या फिर हाइड्रोजन होगा तो कार्बन साथ में नहीं होगा। जैसे वाटर, H2O कैसा है, H2O, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन नहीं प्रेजेंट है, इस वजह से ये कैसा है, इनऑर्गेनिक में आ रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, CO2, ये कैसे हैं आपके, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, तो अगेन ये फिर आ गया इनऑर्गेनिक का। CO2 में कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, तो फिर से ये भी आ गया है आपका। सो आई होप अब आपसे बन पाएंगे, एटलीस्ट कम से कम आप एग्जाम्पल तो दे पाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के। ठीक है ना बेटा, वेरी गुड, मूव करें, चलिए। अब आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है। अभी तक तो हम लोगों ने सीख लिया ना बेसिक अपनी चीजें, सही है। हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस की बात करें तो हमने एलिमेंट सीख लिया, हमने कंपाउंड सीख लिया, ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं, इसको डिटेल से हम लोग को वैसे ही पढ़ना था बाद में, ठीक है। और ये जो इम्प्योर वाला है ये भी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, अपने मेटल एंड नॉन मेटल में हम लोग इसको थोड़ा सा कवर करेंगे, वहां ज्यादा हैवी नहीं है, ठीक। चलो, अब हम पढ़ते हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, जो कि यहाँ से बेसिक आपका सेट करेगा, बेसिक चीज सेट करेगा, ठीक। एटम क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो एटम होता है बेटा वो आपका स्फेरिकल शेप का होता है। किस शेप का होता है बेटा, स्फेरिकल शेप का होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस शेप का होता है बेटा, स्फेरिकल शेप का होता है। थोड़ा सा एक आइडिया अगर आपको मिल जाएगा कि एटम एक्चुअल में होता कैसा है ना, तो बहुत हेल्प मिल जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ एटम क्या होता है, एटम वो सबसे छोटा सा छोटा पार्टिकल होता है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, मीन्स जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास क्या है, ये एक मैंने अपना लेके रखा हुआ है पेन, इसको अगर मैं टू पार्ट्स में डिवाइड करूं तो इसका एक पार्ट इधर आएगा और एक पार्ट इधर आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, एक पार्ट को और डिवाइड किया, फिर छोटा सा पार्ट, फिर और डिवाइड किया, फिर छोटा पार्ट और डिवाइड किया, छोटा पार्ट डिवाइड करते 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 मैं एक लास्ट ऐसी फाइनल स्टेज में आ जाऊंगा जहां पर मैं फिर और उसे डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। उसी को तो हम लोग एटम कहते थे। एक्चुअल में एटम क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर ना, दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। तो वही चीज हो रहा है इसमें बेटा। तो जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो किस शेप में होगा, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्फेयर, सर्कुलर, किस शेप पे होगा, कोई ना कोई तो शेप का होगा वो। जैसे ये पेन है सिलेंड्रिकल शेप में, ये पेन कैसा है आपका बेटा, सिलेंड्रिकल शेप का, सही है, इसका भी एक शेप है। वैसे ये चीज पार्टिकल से मिलके बना होगा, उसका भी तो एक पर्टिकुलर शेप होगा, है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो कैसा शेप होता है उसका, स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब होता है बॉल लाइक स्ट्रक्चर बेटा। आप इमेजिन कर लीजिए, आपने बॉल समझा है, बॉल, फुटबॉल, दैट इज अ स्फेरिकल शेप। तो एटम भी कैसा होता है हमारा, स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक, वेरी गुड। अब उस एटम में क्या क्या चीजें होती है इसको गौर से समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे उसमें होता है आपका स्फेरिकल शेप में, सबसे पहले हम बनाते हैं स्फेयर कैसे बनता है।
बन गया बेटा ये आपका स्फेरिकल शेप में थोड़ा सा। वेरी गुड। अब यहाँ पर इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है आपके पास न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है बेटा इसके पास? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। चलो और समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आपके प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। इसका मतलब क्या है? अब इमेजिन करना बेटा, थोड़ा फील करना। मेरे पास तो ऐसा कुछ यहाँ पर अभी रखा हुआ नहीं है, अगर बॉल होता तो मैं आपको जरूर और थोड़ा फील कराता, बट आप थोड़ा फील करिएगा, इससे आपकी इमेजिनेशन पावर ना थोड़ा स्ट्रांग होगी। चलिए, तो सेंटर पे क्या है आपका? एक आपका बॉल है, एक आपका बॉल है। उस बॉल के सेंटर पर, उस बॉल के सेंटर पर एक छोटी सी बॉल है, एक छोटी सी बॉल और है, मतलब दो बॉल हैं, एक बड़ी सी बॉल, उस बड़ी सी बॉल में एक छोटी सी बॉल और है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ पर, चारों तरफ पर आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा तो समझे है ना बेटा थोड़ा बहुत? उस न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये जो मैं बना रहा हूँ बेटा, ये मैं रास्ता बना रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन जहाँ चक्कर लगा रहे हैं उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं बेटा? उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। इस तरीके से इसके और भी ऑर्बिट ऐसे हो सकते हैं। ऐसे करके ये पूरा कंप्लीट ऐसा बन सकता है, ठीक है ना? वेरी गुड। ऐसा करके पूरा ठीक। चलो, ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉन, जिसे मैंने ई से डिनोट करके रखा हुआ है, या जिसे मैंने डॉट से डिनोट करके रखा है। ये कौन है? हमारे इलेक्ट्रॉन है। ये जो डॉट से रिप्रेजेंट किया है वो कैसे है? हमारे इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या है? ये भी इलेक्ट्रॉन है। दूसरी शेल में एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, कि पहली शेल में हमेशा दो ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने शेल रहते हैं इलेक्ट्रॉन में? सॉरी, पहली शेल में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब सारी चीज को एक एक करके अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है ना? वेरी गुड। सारी चीज को अच्छे से एक एक करके क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया बेटा? ये आपका हो गया स्फेरिकल शेप, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ये क्या है हमारा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है। अगर मैं इसे क्या करूं, जूम करके देखूं, जनरली हम लोग इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तब हमें जा करके ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है ना? ठीक। अब इसमें कैसा होता है बेटा? जो इसके सेंटर पर होता है, जो इसका सेंटर पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियस कहते हैं। ये वर्ड्स जरूर ध्यान दीजिएगा, ये जो टर्म्स पढ़ा रहा हूँ ये जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं क्या मैं बार बार यूज करूंगा, फिर आप बोलेंगे ये क्या होता है, फिर वो क्या होता है, तो ऐसे इमेजिन मत करिएगा, ठीक है? अभी समझ लीजिए, ताकि वहां पर तुरंत चीजें समझ में आए कि पर्टिकुलर हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस हो गया। और ये जहां पर इलेक्ट्रॉन आपके चक्कर लगा रहे हैं, जो ये सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए गौर से, ये चीज, ये चीज, ये चीज, इन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? सेल्स बोलते हैं। या फिर इन्हीं का दूसरा नाम होता है ऑर्बिट्स होता है। क्या नाम होता है इन्हीं का? ऑर्बिट्स होता है। एक्चुअल में ऑर्बिट क्या होते हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। परेशान मत होइएगा बेटा, अभी मैं सारी चीजों को अभी मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। पहले डायग्राम पे आते हैं, ठीक है? और ये जो चीज है हमारे, ये कौन है? एक सेकेंड, हम इसको थोड़ा सा इसे कर लेते हैं। ये जो दिख रहे हैं, ये जो येलो कलर से दिख रहे हैं, ये कौन है? इन्हें हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो पी एन ये रखे गए, ये क्या है हमारा? इन्हें हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक। चलो, अब आते हैं एक एक करके टर्म को समझते हैं सबसे पहले हम अपने, ठीक है? सबसे पहले मैंने बताया था न्यूक्लियस। क्या होता है न्यूक्लियस? क्या होता है न्यूक्लियस? सो न्यूक्लियस में लिखेंगे बेटा, इट इज द सेंट्रल पार्ट, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। ये पूरा एटम होता है, और उसके सेंट्रल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। इट हैज, इसके पास क्या कहता है होता है? इट हैज प्रोटॉन, इट हैज इट हैज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये कहाँ है आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? न्यूक्लियस में है। कहाँ है बेटा? न्यूक्लियस में है। वेरी गुड, ठीक। और ये कैसे बंधे हुए हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इट हैज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच आर बाउंडेड बाय न्यूक्लियर फोर्स।
It has proton and neutron which are bounded by न्यूक्लियर फोर्स। आखिरकार वो किस तरीके से वहां बंधे हुए हैं, क्योंकि वहां पर आपका न्यूक्लियर फोर्स की वजह से वो वहां पर बंधे हुए हैं। ठीक, वेरी गुड। अगला आता है शेल। अगला आता है बेटा शेल। या इसी का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, ऑर्बिट्स। क्या होता है ये चीज, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ये एक ऐसा जगह है, इट इज द पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग। इट इज अ path, it is a path where electrons are revolving, electrons are revolving, electrons are revolving around the न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां पर घूमते हैं ना, उसे हम लोग बोलते हैं शेल या फिर ऑर्बिट कहते हैं। इस सेल्स की क्या होती है, फिक्स एनर्जी होती है। इट हैज fixed energies, it has fixed energies, therefore it is also called therefore it is also called एनर्जी लेवल। इसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, एनर्जी लेवल होता है, क्योंकि इनके पास एक फिक्स एनर्जी होती है। अब यदि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो क्या करते हैं, अपने जिस भी लेवल पे होते हैं अगर एनर्जी मिली तो वो अपने एबव उसके ऊपर वाली एनर्जी लेवल पे शिफ्ट कर जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। चलो कहां पर प्रॉब्लम हुआ, क्लियर है। आ जाओ बच्चा आगे समझते हैं हम लोग इसमें। अच्छा ये तो हम लोग पहले ही लिख चुके हैं इसमें, न्यूक्लियस क्या होता है, शेल क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है ना। चलो तो इसकी तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है हमें, कोई बात नहीं। तो इसको यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग, हटा देते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं, हम लोग तो पहले ही कवर कर चुके हैं। फिर क्या आएगा बेटा, इसमें कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स आएंगे जो मैं आपको बोलूंगा तो आप याद करेंगे बेटा फैक्चुअल पॉइंट्स को भी। ठीक है, बढ़िया। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें बोली ना मैंने। आइए इनके बारे में समझते हैं क्या क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, चार्ज। एक सेकेंड, वो मैंने तो पूरा ही भैया इरेज कर लिया, एक बार फिर से इसे करिए। ये रहा आपके पास, ठीक है, वेरी गुड। हाँ चलिए बेटा इसमें हम लोग करते हैं क्या, एक तो हमको याद रखना है चार्जेस। और चार्जेस के बारे में अगर हम लोग बात करें ना बेटा, तो यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, और कितना होता है, एक तो निगेटिव तो होता ही है, और कितना होता है इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास माइनस का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 कुलाम। कुलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अब आप पूछ सकते हैं कि चार्ज क्या होता है भैया, तो बेटा हम लोग ना इसे, हमारा एक चैप्टर है फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर मैं आपको चार्ज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से फील कराऊंगा। इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, रेजिस्टेंस, सारी चीजें वहां हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी जो चीजें हैं ना फैक्चुअल पॉइंट्स है बेटा, उन्हें आप याद कर लीजिए। अभी आप ऐसे समझ लीजिए, मैंने आपसे पहले ही बोला था स्टार्टिंग में ही कि इसमें क्या हो सकता है, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी प्लस कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। अब जैसे ये याद करने वाला काम ही है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। ठीक, आते हैं प्रोटॉन को हम पी से डिनोट करते हैं जिस पर चार्ज होता है प्लस का, लेकिन इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, लेकिन सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पे कोई चार्ज होता ही नहीं है, कोई चार्ज होता ही नहीं है, ये न्यूट्रल होता है, नो चार्ज, ना तो प्लस ना तो माइनस होता है। ठीक, फैक्चुअल पॉइंट्स में याद रखेंगे बेटा। अगला इसमें आएगा मासेस। मासेस की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू होता है बेटा 9.11 इंटू 10 के पावर माइनस का 31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन ये कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है बेटा 6.24
इंटू 10 के पावर माइनस का 27 kg एंड साथ में बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज आल्सो इक्वल टू 6.24 इंटू 10 के पावर माइनस का 27 kg। कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स है जो आपको याद करना ही पड़ सकता है बेटा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलो वेरी गुड। सेल्स भी समझ में आ गए, कुछ फैक्चुअल पॉइंट समझ में आ गए हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी शेल है, कोई भी शेल, शेल समझ में आ रहा है ना? शेल होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कोई भी शेल कितने इलेक्ट्रॉन रखती है? एक एटम के पास कितने शेल्स होती हैं? तो यहाँ पर आते हैं आपके पास नोट पॉइंट करके, नोट पॉइंट करके लिखते हैं बेटा हम लोग इसे नोट पॉइंट। पहला नोट पॉइंट ये है बेटा कि एक किसी भी एटम में, किसी भी एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। इन एन एटम, इन एन एटम हैज, एक सेकेंड थोड़ा सेंटेंस बनाओ। एन एटम हैज, एन एटम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स। उसके पास कितनी होती हैं? इनफाइनाइट। मतलब ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया हुआ है ना बेटा, आप चलिए देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है वो क्या है? जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया वही तो है सेल। तो एक एटम में कितनी सेल्स होती हैं? इनफाइनाइट। जैसे मैंने बताया न्यूक्लियस से जो जस्ट जो पहले वाली है उसको बोलते हैं पहली वाली सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके कितने हैं हमारे पास? कितनी है हमारे पास? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स होती हैं हमारे पास। ठीक, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या अब इसमें आता है दूसरा, ये क्या सब पे इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? नहीं, सब पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। एन एटम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन सेल। किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो कैसे पता चलता है? वो कैसे पता चलता है? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमारे पास क्या है बेटा? फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। एग्जाम्पल लेते हैं, परेशान मत होइए, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से फील हो पाएगा हमें बेटा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल इन फर्स्ट शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल में कितने होंगे? फर्स्ट शेल का नाम भी होता है बेटा, फर्स्ट शेल का नाम भी होता है। क्या नाम होता है फर्स्ट शेल का? उस फर्स्ट शेल को हम लोग बोलते हैं के शेल। क्या बोलते हैं बेटा? के शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं फर्स्ट शेल को? के शेल बोलते हैं। ठीक, चलो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएंगे इसमें? दैट इज इक्वल टू 2। एन का मतलब क्या है भैया? एन का मतलब क्या है यहाँ पर? एन इज द नंबर ऑफ सेल, एन इज द नंबर ऑफ सेल। एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ शेल। कौन से नंबर की शेल की बात हो रही है? अगर फोर्थ की बात हो रही है तो एन का वैल्यू 4 हो जाएगा। अगर फर्स्ट की बात हो रही है तो एन का वैल्यू 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस रिस्पेक्ट से एन का वैल्यू कितना आ गया है? इस रिस्पेक्ट से ये रहा 1। सो 1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 2। सो यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल, के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? चेक करिए बेटा, के शेल कहाँ है? ये रहा हमारा। पहले वाली शेल में कितने रह सकते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम की बात हो रही है बेटा, मिनिमम तो 0 हो सकते हैं, मिनिमम 0। मैक्सिमम कितना होगा वो हर एक शेल पे अलग अलग आएगा। हम ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं किसी में कितने भी इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये आता है आपका के शेल में 2 आ जाता है। ऐसे ही आप बताइए मुझे थोड़ा सा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड सेल कितना आ जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड सेल कितना आ जाएगा? सेकंड शेल, सेकंड शेल का नाम क्या आ जाएगा बेटा? इसको बोलते हैं के शेल, तो इसको बोलते हैं एल शेल। क्या बोलते हैं? एल शेल बोलते हैं। इसमें मैक्सिमम कितना आ जाएगा बेटा? दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि एन का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया? एन का वैल्यू हमारे पास 2 हो गया है, क्योंकि सेकंड नंबर की बात की तो एन का वैल्यू 2 हो गया है।
सॉल्व करो, 2 2 4 4 8, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऐसे ही बताइए बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल कितना आएगा? थर्ड शेल कितना आएगा? और थर्ड शेल का क्या नाम है? के एल एम, के एल एम। अगले वाली शेल का एन, अगले वाली शेल का ओ, अगले वाली शेल का पी। अच्छा भैया ये तो बढ़िया आसान हो गया याद करना। के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल। ऐसे करके आप और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना? वेरी गुड। बताइए इसमें मैक्सिमम कितने रह सकते हैं हमारे पास? दैट इज इक्वल टू 2, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? पहले 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे 18 आ जाएगा। तो यानी थर्ड सेल में कितना आ सकते हैं हमारे पास टोटल? 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं टोटल? 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। वेरी गुड। ऐसे ही और बता पाएंगे आप फोर्थ सेल का? फोर्थ सेल पे मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल, फोर्थ शेल का क्या नाम है? के एल एम एन शेल। समझ आ रहा है बेटा? वेरी गुड। इसमें कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? दैट इज 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो कितना रहेगा? 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको एक नंबर मिल रहा है कि मैक्सिमम पहले वाली शेल में कितना रह सकते हैं? 2, फिर उसके अगली वाली शेल में 8, फिर उसके अगली वाली शेल में 18, फिर उसके अगली वाली शेल में 32। ये मैक्सिमम की बातें हो रही है बेटा, ठीक है ना? वेरी गुड। तो यानी एक सेल में एक क्या कहते हैं, किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, वो बताते हैं आपके। इसको देने वाले साइंटिस्ट नाम था, जो जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, उनका नाम था नील्स बोर। क्या नाम था उनका? नील्स बोर। ये सब याद नहीं करना है, ये सब नहीं याद रखना कि किसने दिया है, बस ये याद रखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में होते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? वेरी गुड। चले नेक्स्ट, चले नेक्स्ट। ठीक, चलो अगले पे आते हैं। अब हम लोग इस पे थोड़ा सा, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है ये कंटिन्यू कर रहे थे, थोड़ा सा और देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, न्यूक्लियस वगैरह पढ़ लिया हम लोगों ने। वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा वैलेंस शेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेते हैं बेटा? वैलेंस शेल, वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं इसे? वैलेंस शेल। क्या होता है वैलेंस शेल? ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, अगर आप रिलेट कर सकते तो। वैलेंस शेल वो सबसे बाहर वाली शेल है। इट इज द आउटर मोस्ट शेल, इट इज द आउटर मोस्ट शेल वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। क्या बताया इसकी डेफिनेशन में हम लोगों ने? इट इज द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ये सबसे बाहर वाली शेल है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो तो सबसे बाहर वाली शेल का कौन सा नंबर होगा? क्या नाम होगा उसका? कौन सा नंबर होगा? इस तरीके से देखें तो पहले तो हम लोगों ने, ये नोट का पहला पॉइंट है, किसी भी एटम के पास कितनी सेल्स होती हैं? ये इनफाइनाइट होती है। तो सबसे बाहर वाली शेल क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। बट इनफाइनाइट में तो भैया नहीं होंगे ना, इस तरीके से तो हर एक शेल का वैलेंस शेल इनफाइनाइट आएगा नहीं, पर वैलेंस शेल ऐसे डिफाइन ही नहीं होता है। वैलेंस शेल तो उसे कहते हैं सबसे बाहर वाली शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट शेल वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इट इज आल्सो नोन एज, it is also known as ultimate shell, it is also known as ultimate shell, ultimate shell कहा करते हैं हम लोग इन्हें, ठीक है ना? वेरी गुड। और साथ ही साथ आपका इसमें आ जाता है वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उन्हें हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? दोनों कंबाइनली समझा रहा हूं, परेशान मत होना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है बेटा? जिसको बोला करते हैं द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। जो वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हम लोग बोला करते हैं वैलेंस
इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं उन्हें? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है ना? आ जाओ बेटा थोड़ा समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, आ जाओ बेटा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, थोड़ा फील कराइए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया बेटा सोडियम, मैंने क्या ले लिया बेटा? सोडियम। ठीक है, मैंने ले लिया सोडियम। अब सोडियम में बताइए कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सोडियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये कैसे बता पाएंगे भैया? अभी तो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा ही नहीं है इन चीजों के बारे में। देखो एक चीज आप समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि अगला टॉपिक में इसी को लेकर के कंटिन्यू करने वाला हूँ। इसका मतलब ये होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि जिसका जो प्रोटॉन का नंबर है, जिसका जो प्रोटॉन का नंबर है, जिसका जो प्रोटॉन का नंबर है, वही उसके इलेक्ट्रॉन का नंबर है फॉर न्यूट्रल एटम। अभी मैं सारे एग्जांपल न्यूट्रल पे लूंगा तो आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो ये 11 होता है। इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 ही होंगे। अब क्या करना है आपको? 11 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? एटम में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे? पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? पहले जाते हैं न्यूक्लियस के बगल से, जो सेल होती है जिसको बोलते हैं फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर इसके बाद कितने आ सकते हैं? अब कितने उसके पास बचे हैं? टोटल 11 थे, 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाली सेल में चले गए, कितने बचे? 9 बचे। सेकेंड सेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सही बात है। जिसमें से 9 है, 9 में से 8 और चले जाएंगे। अब कितने बचे? अब कितने बचे? अब बचा एक, अब बचा एक इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 18। कितने आ सकते हैं? 18। अभी सोडियम के पास कितने बचे हैं? 1, तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ये चीज रहा। तो कोई अगर आपसे पूछे कि बताइए इसमें वैलेंस शेल क्या है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस शेल बताइए इसका नाम क्या है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए कि कितने हैं। वैलेंस शेल का नाम बताइए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए कितने हैं। वैलेंस शेल क्या होती है? वो बाहर वाली शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी शेल में 8 है, तीसरी में 1 है। अब उसके बाद और कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? और कोई शेल है? शेल तो हाँ इनफाइनाइट है, बट क्या उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? क्या उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो इस वाली शेल का नाम क्या है? पहली शेल का क्या नाम है? के। दूसरी शेल का एल। तीसरी शेल का एम। यानी वैलेंस शेल क्या हुई? एम हुई, क्योंकि इसी में ही आपका लास्ट वाली शेल आ रही है जहां पे इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक है आपके। समझ में आया क्या? और एक करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। चलिए करते हैं हम लोग इसको। अब इसका मतलब क्या है? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? अभी 8 इलेक्ट्रॉन है। अब वो क्या करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन को ही हमको क्या करना है? एटम में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहली शेल में कितने आ जाएंगे बेटा? 2। दूसरी शेल में, पहली शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 में 2 चले गए, बचे 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन, जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएंगे? जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, वो सेकंड सेल में आ जाएंगे, क्योंकि उसमें मैक्सिमम रह सकते हैं 8, और अभी इसके पास है 6, तो आसानी से 6 इलेक्ट्रॉन सेट हो जाएंगे। यहाँ जाएंगे 6। अब बताइए और कोई इलेक्ट्रॉन है क्या इसके पास? नहीं। तो बताइए इस केस में वैलेंस शेल का क्या नाम है? वैलेंस शेल का क्या नाम है? और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या नाम है? बताइए बेटा, वैलेंस शेल का क्या नाम है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसका नाम हो गया के पहले वाली शेल का, दूसरी वाली शेल का नाम है एल। तो वैलेंस शेल कौन सी आ गई? एल। कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस? तो 6 इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या आपको आ रहा है समझ में बेटा? क्या आपको आ रहा है समझ में? मैं और एक एग्जांपल लूं, चलो। मैंने लिया क्लोरीन। क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो पहले वाली शेल में कितने आएंगे? अब आपको कितने भरने हैं इलेक्ट्रॉन? 17 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। पहली वाली शेल में कितने हैं? 2। फिर इसके अगले वाली शेल में कितने आएंगे? 8। अब कितने बचे? 8 और 2 10, 10 मिला करके हो गए। थे कितने इसके पास टोटल? 17 थे। 17 में से 10 चले गए, कितने बचे? 7 बचे। तो अगले वाले में आ जाएंगे 7 आ जाएंगे। तो बताइए फिर मुझे, वैलेंस शेल क्या है इसका? वैलेंस शेल क्या है इसका? और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? बता पाएंगे? वैलेंस शेल है बेटा के एल
m, कौन सी चल हुई है इसकी, m, और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7। आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि वैलेंस सेल का मतलब क्या होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, वेरी गुड। चले नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आयंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा, आयंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ हम लोगों को कवर करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर करना है। पहले आयंस पढ़ लेते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, और फिर इसके बाद अपना वैलेंसी चलेंगे, बस फिर हमारे यहाँ से ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक। एक सेकंड, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डाल लेते हैं क्या, आयंस, आयंस, ठीक है। अब आयंस की क्लास बेटा हम लोग कर लेंगे, आयंस की क्लास बेटा हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। क्या आपको चीज़ें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही हैं। देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने रिकैप किया, जो कि आपको समझ में आया है, एलिमेंट समझ में आया, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड समझ में आया आपको। ये आपको याद करना है, बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो मैं अब इन्हीं से एग्जांपल ले रहा था फटाफट करके कि ये इसका एटॉमिक नंबर इतना, इसका सिंबल ये, इसका एटॉमिक नंबर इतना, इसका सिंबल ये है, यही बोल रहा हूँ। तो इसे आप कल याद करके बैठेंगे कहाँ तक, एटलीस्ट 30 तक आप इसे याद करके बैठेंगे। फिर हम लोगों ने कंपाउंड समझा, फिर इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड समझा, साथ में हम लोगों ने आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझा, जो कि बहुत ही बेसिक है, बहुत ही रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक। इसके साथ साथ में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोगों ने न्यूक्लियस, सेल्स, चार्जेस, मासेस, हाँ नोट पॉइंट में भी समझा कितनी शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और वैलेंशियल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होती हैं, ठीक है ना बेटा, वेरी गुड। अब ये आयंस वाली क्लास करेंगे हम लोग कल से। एक चीज़ और बेटा, अब हम आप लोगों का इतना बढ़िया अच्छे तरीके से हमें प्यार मिल रहा है ना, तो मैंने सोचा है कि हम लोग ना अपना 9th का बैच भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग अपना 9th का बैच भी स्टार्ट करते हैं, तो मंडे से आपको 9th के भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें आपको कैसे मिलेगा, 9th में आपने साइंस भी मिलेगा, उसमें भी आपको फिजिक्स मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी, बायो मिलेगी, और मैथ्स का सेशन भी उसमें रहेगा, ठीक है। तो जो भी आपके भाई बहन हैं आप उन्हें बताइएगा कि भैया ने 9th का क्लास भी चालू कर दिया है, ठीक है ना, तो आप उन्हें प्रेफर कर सकते हैं, ठीक। साथ ही साथ बेटा आप लोगों को अगर प्रॉपर नोट्स चाहिए, प्रॉपर तरीके से डीपीपी चाहिए, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें चाहिए, तो हमने अपनी वेबसाइट बनाई है बेटा। कौन सी चीज़ है हमारे पास, हमने अपना वेबसाइट बनाया है, हमने अपना वेबसाइट बनाया है। आप उस वेबसाइट पे जा करके चेक कर सकते हैं, जिसका नाम है हमारे पास ब्रेन वेदा, ब्रेन वेदा डॉट, एक सेकेंड बेटा, मेरे को तो अभी साइट भी थोड़ा थोड़ा याद नहीं आ रही है, बट कोई बात नहीं, मैं कल आपको अच्छे तरीके से देख करके बता दूंगा, ठीक है ना। हाँ तो कल से आप मतलब यूट्यूब में आपको क्लासेस मिलती जाएंगी फ्री, आप उसके लिए टेंशन ही मत लीजिए। मैं केवल उसके लिए बोल रहा हूँ, आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए, डीपीपी चाहिए, साथ ही साथ आपको हर 15 डेज में आपके टेस्ट होंगे, जितना सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे उसका बोर्ड के रिस्पेक्ट से आपका टेस्ट होगा, साथ ही साथ आपका कॉम्पिटेंसी बेस भी आपका होगा, जिससे आपके जो भी ना वेराइटी ऑफ स्कॉलरशिप निकलते हैं, ठीक है ना, आपको एडमिशन लेने के लिए कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो आप क्या कर सकते हैं, उन टेस्ट को देकर के स्कॉलरशिप भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर A to Z कवर कराएंगे, ठीक है ना बेटा, वेरी गुड। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने कल की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बेटा आप लोगों का तहे दिल से सपोर्ट, थैंक यू बेटा, आप लोग इतना सपोर्ट देने के लिए।